ने 28 फरवरी 1928 को ही उन्होंने एक यानी आविष्कार किया था, रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और उसके लिए 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए। और हमारे देश में ये आई थिंक 1986 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम साइंस डे रमन साहब के यानी जन्मदिन को उस डे को मनाएंगे जब उन्होंने वो आविष्कार किया था। और 1987 से ये हम साइंस डे मना रहे हैं। नॉर्मली स्कूलों में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होते थे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा एग्जाम का शेड्यूल पहले हो गया है। हम फरवरी में ही शुरू कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम होते थे। तो आज थोड़ा हम लोग, क्योंकि हमारे पास सब हमारे साथी हैं, तो एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि कैसे इसको अभी का जो साइंस, इस साल का जो साइंस डे का जो थीम है कि युवाओं को यानी साइंस और यानी नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए कैसे तैयार किया जाए कि विकसित भारत का जो हमारा सपना है और हम वर्ल्ड को लीड कर सकें। अभी मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी आज का कल का ही स्टेटमेंट है कि भारत के जो यानी टैलेंटेड यानी मास्टर्स जो करने आते हैं यूएस में, वो बोलता है उनको वहीं रखिए, रिटेन कीजिए, क्योंकि वो जब दूसरे जगह जाएंगे तो फिर वो वहां का कैपिटल अर्न करेंगे, वहां के लिए काम करेंगे। तो इफ दे आर डूइंग मास्टर्स इन यूएस, तो ट्राई टू कीप देम, ट्राई टू जस्ट एम्प्लॉय देम इन यूएस ओनली, सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू यूएस इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का टैलेंट जो है वो बहुत यानी आगे बढ़ रहा है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे साइंस डे पे कि कैसे कैसे है। मैं बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूं, लेकिन मेरा टेम्परामेंट साइंस का था। अब मेरे अंदर ना एक फियर था, वीकनेस थी मेरी मैथमेटिक्स की, तो मैं उसको एसोसिएट करता था कि मैथमेटिक्स एंड साइंस का कोई रिलेशनशिप है। तो चौधरी साहब बताएंगे, हमारे जितेंद्र चौधरी जी, कि क्या वो सही मेरा आकलन था या नहीं था, मुझे जाना चाहिए था साइंस में। मैथमेटिक्स मेरी अगर कमजोर थी भी तो आई कुड परस्यू साइंस विदाउट इवन हैविंग साउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड। बैठे बैठे बोलिए आराम से। जी सर, वैसे तो मैथ जो है कि हर एक सब्जेक्ट का एक बेस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अगर आपका मैथ वीक है आप साइंस नहीं ले सकते, क्योंकि मैथ का रिलेशन फिजिक्स से ज़्यादा है। आप साइंस में बायो में जा सकते हैं, और अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब साइंस के मल्टीपल फील्ड है जहां मैं जा सकता हूं, आई कुड एंजॉय। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे नवदीप जी बैठे हमारे। नवदीप जी, आपका ह्यूमैनिटीज ही बैकग्राउंड रहा होगा, तो शुरू में जब पहले होता था कि साइंस लेने वालों को थोड़ा सा स्पेशल माना जाता था, उनको थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड माना जाता था, ज्यादा अच्छी स्ट्रीम मानी जाती, तो क्या गांव में पढ़े आप? गांव में पढ़ा। तो कुछ था इस तरीके का मोटिवेशन या एक प्रेशर, पेरेंट का प्रेशर उस समय तो नहीं होता था, लेकिन जो बच्चे साइंस पढ़ते थे उनके लिए कुछ स्पेशल एक ट्रीटमेंट उनको मिलता था? सर, पेरेंट्स का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था, और मेरा तो मैथ्स वीक रहा है शुरू से ही। तो फिर पेरेंट्स ने ये सजेस्ट किया कि ह्यूमैनिटीज में जाओ, और 10th तक तब जनरल साइंस होती थी, तो वो जनरल साइंस मैंने पढ़ी है और उसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा रहा है। तो मतलब इंटरेस्ट आपका साइंस में था, लेकिन जो है पेरेंट्स का कोई उस समय प्रेशर नहीं था? प्रेशर नहीं। जैसे आज पेरेंट का ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होता है, तो वो ज्यादा होता है। चलिए, पुनीत है हमारे पास और केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। पुनीत, हमारे 1100 के आसपास स्कूल हैं, और जब मैं देखता हूं कि मैंने एक अजीब सा डेटा दिया कि केवीएस में, मैं पहले केवीएस में था, केवीएस में साइंस वालों का प्रमोशन 2 साल में होता था, और यहाँ साइंस वालों का प्रमोशन 18-18, 20-20 साल में। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि साइंस बहुत कम स्कूलों में है। तो ये साइंस इतनी कम स्कूलों में होने का क्या कारण हो सकता है? सर, जो मैंने काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट में किया, इससे पहले एमसीडी में मैं कॉन्ट्रेक्चुअल रहा हूँ टीचर। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने दिल्ली का देखा कि दिल्ली में जो है हमारे आसपास के स्टेट से सभी जगह से लोग आते हैं माइग्रेट। तो 2009 के आसपास जब आरटी ये सब हमारा आया था, उससे पहले भी मैंने देखा कि बच्चों के ड्रॉप आउट बहुत है। तो अगर साइंस कॉन्सेप्ट में ना देखें, हम 10th या 9th तक भी बच्चे जो रहते थे काफ़ी ड्रॉप आउट कर जाते थे। ये चीज़ें सुधरी हैं, और साइंस का जो कॉन्सेप्ट आता था, फिर जो बच्चों का माइग्रेशन था सर, कुछ एग्रीकल्चर बेस से थे, कुछ टाइम वो रहते थे और 3-4 महीने वापस गाँव में जाते थे। तो उसमें क्या रहता था कि कंटिन्यूटी बच्चे को जो बेस होता है उनका वो वीक रहता था, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें हुई, बुनियादी शिक्षा आई, चीज़ें डिपार्टमेंट ने की टाइम टू टाइम, और ये चीज़ें सुधरी भी है। और आने वाले टाइम में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में नए स्कूल्स बने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हमारे हैं जिसमें अभी उन्होंने साइंस स्ट्रीम को फिर से इंट्रोड्यूस किया है।
तो रिसेंट ईयर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ी हैं और प्रमोशंस भी अब हमारे होंगे और बच्चे जो है साइंस का कॉन्सेप्ट जो है चीज़ें पहले से बेहतर है, सोर्सेज भी ज़्यादा है और ये बिगिनिंग से अब अगर हम आए तो थोड़ा सा हमारा बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग पे जो फोकस रहता है, बच्चे करके सीखे, लैब में जो उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है तो चीज़ें बढ़ रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग हम कह सकते हैं, बच्चे आते हैं लैब्स में करते हैं काम और अपने आप उनका इंटरेस्ट जो है डेली लाइफ में तो वो डेली यूज़ करते हैं साइंस, क्योंकि अगर हम मैथ से हैं या हम हिंदी से हैं या अदर लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं है, साइंस तो हम पूरे दिन ही यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मॉर्निंग उठने से लेकर हम हर चीज़ में हमारा साइंस यूज़ है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। बस थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में हमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना है कि बच्चे इनोवेटिव होकर सोचे और जो आज की एजुकेशन का बेस है वो यही है कि बच्चों को हमें कुछ उनको इनोवेटिव मोड में लाना है कि वो नई चीज़ें उनके अंदर जो है सीखने की लगन लगे और वो कुछ क्रिएटिव बनाए, कुछ नया करे। तो साइंस में ये चीज़ें आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो जैसे इन्होंने कहा कि साइंस तो जो है एवरीडे लाइफ, यानी लाइफ में एक साइंस है, लाइफ में हम जो भी करते हैं, घरों में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं उनमें भी साइंस है। आंचल, तुम कंप्यूटर साइंस तुम्हारा है, तो क्या साइंस में कैसे ये डेवलप कर सकता है, कैसे हमारी जो अवेयरनेस, जागरूकता या इसको मतलब बढ़ाने में कैसे डिजिटल या जो कंप्यूटर साइंस कैसे हमको मदद कर सकती है? सर तो इंटरनेट ही हम लोग बहुत चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से और हम कंप्यूटर साइंस से जो प्रोग्राम्स AI है आजकल, तो हम बहुत सारे सोल्यूशंस ऐसे दे सकते हैं जो साइंस में भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मॉडल्स हैं, ये सारे अगर हमारे पास नहीं भी हैं तो हम थ्रू इंटरनेट इनको देख सकते हैं। और आजकल ई लैब का भी यानी वो है प्रोविजन आ चुका है कि वहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो डिजिटल से भी हमको काफ़ी मदद मिल सकती है। सर बहुत सारी कंपनीज भी आजकल सिमुलेशन पे भी काम कर रहे हैं, सिमुलेटर्स की हेल्प से हम लोग काम कर सकते हैं घर बैठे। गुड। सौरभ, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ। अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस याद आता है। मेरी मदर ने मुझे एक एक्सपेरिमेंट करवाया, मतलब बना के भिजवाया था ढंग से, अच्छे तरीके से। दैट वाज कि जो आपका प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें ये था कि हमने वाटर लिया था और करंट पास करवाया था और एक बल्ब लगाया था। तो व्हेन वी अप्लाई द वायर्स इन द डिस्टिल वाटर ना, देन द बल्ब डज नॉट इल्यूमिनेट। और जब हम वैसे वाटर में करते हैं, टैप वाटर में, तो करता है वो। तो वहाँ मुझे अच्छे तरह याद है, मेरी मदर ने बहुत अच्छे से समझा के भेजा था, बेटा देखो ये लाइव एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है, और हम कैरी करके लेके गए। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं इतना मैच्योर नहीं था तो मैं भूल गया वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताना है उनको। मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैम ने मेरी पूछा कि भाई ये क्यों नहीं इसमें जल रहा और ये क्यों जल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं रट्टाफिकेशन में रहा उस समय पर। तो वहाँ से वो मेरा पहला था चैप्टर सीखने का। मैंने घर आके मदर को बोला कि मेरी मदर मैथ साइंस की रही, फादर भी मैथ साइंस के रहे। तो उन्होंने बोला कि बेटा यही मैं आपको बता रही हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग, उसको समझो कॉन्सेप्ट क्या था, वो वर्ड क्या था। दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ कि हाँ चीज़ें मुझे ऐसे सीखनी है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बताने ना, लर्निंग बाय डूइंग से सीखना, ये हमारे जहन में चला जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साइंस के साथ एक कॉन्क्रीटाइजेशन जो है ना, तो आपने लर्निंग बाय डूइंग से सीखा है, आप आगे बढ़े। ये मुझे क्लास 8 का पहला एक्सपेरिमेंट मुझे याद है आज की डेट में, मुझे मेरी मदर ने मुझे बताया था। बहुत बढ़िया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट मुझे सिखाया था उन्होंने, सोलर सिस्टम का डार्क लाइट के अंदर वो बनाया था कि हमें कि सन जब जगता है, जब सन उगता है तो सारे तारे दिखते नहीं हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया था। तो मेरा सेकंड एक्सपेरिमेंट था, मुझे भी मैं कैरी करके ले गया क्लास 8 के सेकंड फेज में, जनवरी या फरवरी की बात रही होगी। तब मैंने उसको राइटली एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं पहला फेलियर कर चुका था अपना। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ रजनीश जी हैं और आज इन्होंने ये व्यवस्था साइंस डे की आज इन्होंने ही की है। रजनीश जी, जो हमारी लेबोरेटरी है, बच्चों का मैं देखता हूँ कि झुकाव लेबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट के प्रति थोड़ा कम हो गया है, थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया, क्योंकि बच्चों को स्कोर वहाँ चाहे वो नीट है या जेई मेन है तो बच्चे उसमें ज़्यादा रहते हैं। उनके एक्सपेरिमेंटेशन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स उनके कम हो गए या उनकी विजिट कम हो गए। हमारी ये जो लैब है, बायो लैब है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है बीके शर्मा जी ने। वो हमारे पास है नहीं, हमारे साथ एक बार जोरदार ताली बजा दें उनको। तो ये आप ये बताइए कि ये जैसे लैब अगर हम अच्छी मेंटेन करें, बच्चों को हम मोटिवेट करें, तो क्या लगता है आपको कि उनका पार्टिसिपेशन लेबोरेटरी में ज़्यादा बढ़ेगा अगर हम थोड़ा खुद ध्यान दें या लेबोरेटरी की मेंटेनेंस करें या उसमें इक्विपमेंट्स रखें, तो आपको क्या लगता है? जी सर, साइंस बेसिकली अगर एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड रहेगी, हमारी जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है,
अगर उसके अंदर साइंस में हम एक्सपेरिमेंटल और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा एक तो प्रेस्क्राइब होती है, उसके अलावा भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम उनको बच्चों को अगर हम एक्टिविटीज़ को कराते हैं तो दे एंजॉय द लर्निंग। बस इसमें थोड़ा सा एक यही है कि अगर हम एक्टिविटी ओरिएंटेड पार्ट पर जाते हैं तो कई बार थोड़ा सिलेबस का इशू आता है। तो वो सिलेबस में थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें भी काफ़ी जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटीज़ पे कई बार हम लोग जो बीच की एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे साइंस में बचपन में ही बच्चों को अगर हम, जैसे हमारे यहाँ इस बार साइंस का बहुत ही शानदार रहा है। इस बार हमने स्कूल लेवल से लेके और स्टेट लेवल तक हम लोग गए हैं बच्चों को लेके। जोनल लेवल पे भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने। इससे अलावा हमारा नेशनल भी चूका है, हमारे जो बच्चे थे वो नेशनल लेवल पर सेलेक्ट होते। तो एक उनके अंदर बहुत अच्छा क्यूरियोसिटी है, लर्निंग, और लर्निंग बाय डूइंग तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो साइंस में अगर एक्टिविटी नहीं है तो उसमें थोड़ा सा फिर लर्निंग हिंडर करती है। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, मतलब आज प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करें, कैसे जागरूकता कैसे बढ़ाएं। मैं नंदनगरी में था, प्रतिमा में, वहां पे हमने एक ना एप्टीट्यूड आवर्स के नाम से चलाया था, एप्टीट्यूड आवर। तो उसमें क्या होता था, 2 बजे के बाद जब बच्चों की छुट्टी होती थी, 1 घंटे का टाइम एप्टीट्यूड आवर, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस के 2 हमने एप्टीट्यूड आवर रखे। उसमें किसी भी क्लास का बच्चा 12th से लेके 6 तक का किसी भी क्लास का बच्चा उसमें बैठता था, 1 घंटा एक्स्ट्रा देता था, पेरेंट 1 घंटे बाद लेने आता था। वहां पे साइंस और मैथमेटिक्स के जो टीचर होते थे वो अलग अलग रूम्स में होते थे। तो वहां पे कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का प्रश्न कर सकता था, बच्चा लर्नर हो सकता था, बच्चा टीचर हो सकता था। तो वहां पे हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिली। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स के एक शर्मा जी है जो जिनका आज सुपरएनुएशन है, उन्होंने बच्चों को एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर एक शादी में हमने 1000 लोगों को बुलाया और उसमें हमने मतलब इतना सामान खाने का बना दिया, अब उसके अलावा जैसे ही माना कोई दोस्त आ गया और उसने 5000 रसगुल्ले और भिजवा दिए, तो क्या होगा। तो फर्स्ट से एक बच्चे ने बोला था कि उसने कहा कि जितना सामान पहले मंगवाया, ऑर्डर किया गया, उसमें से कुछ कम कर दो, क्योंकि ये 5000 रसगुल्ले भी एडजस्ट होंगे, मतलब इनके लिए अपनी, ये भी अपनी जगह भरेंगे। तो मतलब बच्चे ने कहीं ना कहीं उसको रिलेट किया। तो मैं बोल रहा हूँ, तो हमने इस तरीके की वहां पे चलाई थी। तो अवेयरनेस, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या और हो सकता है। जैसे आपके भी बच्चे हैं, आप बात भी करते होंगे, देखते भी होंगे, तो क्या प्रयास हो सकते हैं हमारे साइंस के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए? साइंस के प्रति? नहीं, जैसे आपने भी बताया ना, एप्टीट्यूड आवर्स, ये बहुत ही शानदार आइडिया लगा, और इसमें बच्चों को पूरी तरह फ्री हैंड भी दिया जा रहा है, वो टीचर भी बन रहा है, वो अपने विचार भी रख पा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में। लेकिन आज से अगर हम 15-20 साल पहले और या इन 15-20 सालों में देखें तो बच्चों के अंदर एक अपने आप ही एक ऐसा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है कि वो बहुत सारी चीज़ों में, आप देखेंगे अभी मैडम कह रही थी, इंटरनेट के जरिए बच्चे जो है बहुत वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं वो जानना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे पास एक डिस्कवरी चैनल होता था जिसके माध्यम से हम जान पाते थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हो गई। AI के बारे में भी बोल रही थी कि इनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जान पा रहे हैं, और यही बच्चों की जागरूकता को बताता है कि बच्चे जागरूक हैं इस विषय में। और इसी को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल लेवल पे भी होनी चाहिए। और आज तो बहुत सारे ऐसे संस्थान भी खुल गए हैं जो लोगों के बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम को अच्छे से बिताने के लिए, अच्छा मतलब पॉजिटिव उसमें यूज़ करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल भी रही हैं समाज में और चलती रहनी चाहिए, विद्यालय स्तर पर भी होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, एक क्वेश्चन जनरल है, उसको मैं किसी को पर्टिकुलर को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन है, अगर किसी को भी लगे तो वो इसका अपना विचार रख सकता है। अभी कुंभ का यानी समापन हुआ है और लगभग 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग यानी वहां आए हैं। तो मेरा ये एक कथन है कि जो प्रयागराज में भी साइंस का भरपूर प्रयोग हुआ है, यानी भले ही धार्मिक समागम था, ये एक हमारी रिलीजन से और मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है, लेकिन वहां पे साइंस का बहुत एप्लीकेशन हुआ है। तो कोई प्रकाश डालेगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हुआ। यहाँ तक कि वहां पे बहुत सारे यानी अवेयरनेस कैंप भी चलाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट ने, डिफरेंट यानी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के वहां पे चलाए, चाहे वो डिजीज से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन साइंस का बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एप्लीकेशन हुआ है, जिस कारण से वो
यानी इतना सफल भी रहा है। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा, जैसे जो व्यवस्था करने वाले थे, व्यवस्था निर्माण में लगे हुए थे, उन्होंने हमारे साइंस के अंदर एक बात आती है, मैनेजमेंट के अंदर बात आती है, वो कॉमर्स से रिलेट हो जाती है। तो वहाँ इतना तंत्र लगा हुआ था, तो उन्होंने पहली व्यवस्था बनाई कि जो यहाँ पे कर्मी काम करेंगे उनके बच्चों की स्कूलिंग की व्यवस्था भी उन्होंने वहीं पे कराई, उनका हॉस्पिटलाइजेशन का भी वहीं पे उन्होंने व्यवस्था कराई, हाइजीन को लेकर के उन्होंने वहाँ पे कैंप चलाए हैं, पब्लिक को भी अवेयरनेस दिलाई है, ठीक है ना। और जो व्यवस्थाएं बनाई गई, फूडिंग की अपनी व्यवस्था, गार्बेज की अपनी व्यवस्था, और जो मतलब कि जो डेली रूटीन की जो कार्यक्रम होते हैं उनकी व्यवस्था, और लोगों को बार बार अवेयरनेस के साथ कि गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं साइंस का पार्ट है। लोगों को अवेयरनेस आई, कोऑर्डिनेशन करने की जो व्यवस्था बनाई जाती है ना, और हम देखते हैं कि इसलिए मास लेवल पे ये बहुत अच्छे लेवल पे गया, और फॉरेनर्स तक ने इसको मतलब अप्रिशिएट किया कहीं ना कहीं पे। वो मतलब दंग थे कि लोगों का तांता नहीं बंद हो रहा है। ये पहली बार हुआ कहीं ना कहीं वर्ल्ड ने देखा कि भाई लोग इस तरीके से भी आस्थावान होकर के मैनेजमेंट स्किल्स के साथ अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। ये देखने लायक बात है फॉरेनर्स के लिए भी। तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर कहीं साइंस का बहुत बढ़िया। वहाँ पे काफी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो कि फॉर एग्जांपल धार्मिक भी चल रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे योगासन का भी था, यहाँ जी ट्यूबरक्लोसिस के भी वहाँ पे सेशंस दिए गए हैं, कैंसर के भी वहाँ पे यानी टिप्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई रिलीजियस कोई सेरेमनी भी हमारी है तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट है साइंस। अंबिका से पूछते हैं, अंबिका कहीं कोई यानी बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जिसमें आपको लगा कि आपने साइंस में बहुत अच्छा किया, या आपके साइंस टीचर का या आपका खुद कुछ ऐसा याद आ रहा है, कहीं कोई घटना या कोई ऐसी इंसिडेंट? सर बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक कि मेरे को सिर्फ एक चीज़ ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं व्हेन आई वाज स्मॉल, तो मेरे डैडी का थोड़ा सा ना हमारे पे कंट्रोल क्योंकि ज़्यादा था, तो उनसे पढ़ने में बहुत डर लगता था। और मम्मी ऑन द अदर हैंड वाज कंपैरेटिवली लीनिएंट, तो मम्मी जो पढ़ाती थी तो वो चीज़ें बहुत इजीली समझ में आती थी। तो मेरे साथ में ये शुरू से रहा कि मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, बट क्योंकि वो सिर्फ डैडी के हाथों में थी तो वो थोड़ा सा मतलब उसने मुझे हमेशा से डर दिया। ऑन दी अदर हैंड मम्मी जब साइंस पढ़ाती थी तो शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने हर जो चीज़ करवाई है, मतलब चाहे वो कभी कभी ऐसा होता था कि इवन शी इज़ बिजी, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं या मेरे को पढ़ाई करवानी है, तो वो किचन में कुछ इस तरीके से अपने टूल्स वगैरह जो है उनकी हेल्प से, एक सिंपल मशीन जैसे बच्चे को आप याद कराते रह जाओगे शायद उसे नहीं याद होगी, मगर एक टोंग, एक जो हमारा एक वो है जिसको हम गर्म चीज़ों को पकड़ने में यूज़ करते हैं, जैसे चिमटी वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सिंपल टूल्स हैं, सिंपल मशीन्स हैं। और ये सिजर्स हमारी एक सिंपल मशीन है, ये कितनी इफेक्टिवली उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाई, तो वो मुझे लगता है कि आज की डेट में वो मुझे बहुत पक्की तरीके से पता है कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स, व्हाट आर सिंपल मशीन्स। तो द वे इट वाज बीइंग एक्सप्लेन, द वे इट वाज कम्युनिकेटेड, और प्लस एग्जाम्पल्स, तो वो लाइव एग्जाम्पल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी काम किया मेरे, मतलब साइंस का अवेयरनेस स्ट्रेंथन करने के लिए नेसेसरी नहीं है कि टीचर्स का ही हो, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स उसको किस तरीके से पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसे वो घर में ही आपको चीजें बता रहे हैं। सिद्धि सर, हमारे यानी पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान, फिर हमारे आडवाणी जी, वो वाजपेयी जी ने जय विज्ञान, और मोदी जी ने जय अनुसंधान योग। तो क्या है ये, मतलब हम जवान से और किसान से अब अनुसंधान की तरफ बढ़ चुके हैं, विज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं, तो क्यों जरूरी है ये आपके विचार में? सर विज्ञान जो है उसका सीधा सीधा संबंध है अनुसंधान से। अनुसंधान है क्या कि चीज़ें छिपी हुई है, जनमानस तक पहुंचाना है, तो बिना खोजे हम ला नहीं सकते। अभी चर्चा चल रही थी कुंभ की, हमारी धार्मिक आस्था एक फैलाव के नाम पे था, लेकिन धर्म में विज्ञान छुपा हुआ था। अगर विज्ञान समाप्त कर दिया जाए तो फिर वह धार्मिक आस्था आगे कभी नहीं बढ़ सकती, किसी भी धर्म के साथ। तो सुबह से जगना, कोई भी सोने के बाद जो हम जगते हैं वहीं से शुरू हो जाता है हमारा विज्ञान, कि जगने में आपको किस तरह से जगना है, फिर आगे की गतिविधि में आपको पहले शौच जाना है, उसके बाद मुंह धोना है, फिर नहाना है, फिर आगे की ये सारी चीजें विज्ञान से संबंधित थी। जिसको एक धार्मिक आस्था दिया जाता था कि बिना स्नान किए अगर खाना खा लोगे तो तुम अधर्म कर रहे हो, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। कुंभ में भी हमने देखा कि चाहे लोगों की गिनती से लेकर के और वहाँ के लोगों के आने पे जो वेस्टेज आती थी उसका मैनेजमेंट तक,
ये विज्ञान के सहारे हो पाया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को धर्म ने आत्मसात किया और उसी आत्मसात के कारण आज ये सनातन इस रूप में अपने आप को वैज्ञानिक रूप से प्रूफ कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखो इतना बड़ा गैदरिंग मैंने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि न तो कोई यूनिवर्सिटी, न कोई कॉन्ग्लोमरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, न कोई यानी देश, न कोई सुपर पावर, इतना ज्यादा ह्यूमन पावर को एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो इसके पीछे जैसे सर बोल रहे हैं कि धार्मिक हमारा तो था ही, जो हम इमोशनल हैं हमारा धर्म के प्रति और हमारा ये अपना एक रिचुअल है, लेकिन साथ में इसमें विज्ञान ने हमको सपोर्ट किया। अगर इसमें विज्ञान ना होता तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 65 करोड़ न जा पाता। सर इस आंकड़े को कैलकुलेट करने के लिए, आंकड़े को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। मेरा विषय पहले मैथ्स का रहा और अब मेरा विषय जैसे हिस्ट्री का है, तो मैं हिस्ट्री को भी उतनी डेप्थ से पढ़ रहा हूँ, अभी प्रशिक्षु मानता हूँ मैं कि मैथमेटिकल वे भी पढ़ता हूँ। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, मेनली जो हमारे टेम्पल्स हैं, एक एक टेम्पल में फैलोपियन ट्यूब जो कट होती है ड्यूरिंग दी बर्थ, फैलोपियन ट्यूब, तो मुझे नहीं पता था कि फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से कनेक्टेड होती है या फिर जो एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, मेरे सामने एक प्रश्न हो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में पैलियो एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, वो क्या स्टडी है, जब तक बच्चे के मन में ये प्रश्न नहीं होगा ना, वो इसे पढ़ेगा नहीं। तो मैं कई बार क्या करता हूँ, जब बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि बच्चों एक बात बताओ, आपके अभी बुक में आप पढ़ रहे हैं ये एनर्जी वाला पार्ट या एनर्जी वाला चैप्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास में 2-3 पार्ट्स हैं, उसमें ह्यूमंस अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, बच्चे कैसे सर समझ में नहीं आया। मतलब कि हमारे पास में 140 करोड़ की जनता है, हम उनको ऐसे क्या टूल्स दें जिससे कि उन्हें काम भी मिल जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर पाए। ऐसे में बच्चे ना कुछ कुछ आइडियाज देते हैं कि सर हम ऐसा कुछ टूल बना सकते हैं, डिवाइस बना सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, ये आती है हमारी क्वेश्चन से, और जब तक हम क्वेश्चंस नहीं देंगे बच्चों को, तब तक जो एक हमारा रेशनलिस्टिक थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं होगा। हमको बच्चों को एक जो उनकी इंक्विजिबिलिटी है, उनकी जो तार्किक शक्ति है या उनकी जो क्वेश्चन करने की क्षमता है, हमको बच्चों को ये इंकरेज करना है कि आप क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियोसिटी बनानी है, अपने से भी कीजिए, हमसे भी कीजिए, टीचर से कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ क्वेश्चन, ज्यादा अच्छा यानी आंसर से ज्यादा बढ़िया है कि ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर्स आ जाए। किरोड़ा जी हैं हमारे साथ, ये एयरफोर्स में रहे हैं। एक बार ये इंसिडेंट बता रहे थे और शायद इनका मतलब पुनर्बर्थ हुआ है, मतलब रिवाइव हुए हैं, तो उसमें इनका एक साइंस का भी एप्लीकेशन था, कुछ स्पीड और कुछ का था। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे वो, जब आपका यानी एयरक्राफ्ट बिल्कुल। सर वो इंसिडेंट तब था जब मैं पोस्टिंग फौजी में था, तो हमको कुछ टास्क मिला था कि जोधपुर, फलौदी से हमको जोधपुर हम डेली फ्लाई करते थे। वहाँ पर प्रेसिडेंट को कुछ प्रेसिडेंट कलर बोलते हैं उसको, आई थिंक सर आर्मी में भी देते कलर प्रेजेंटेशन, तो कोई यूनिट को वो दिया जाता है, कलर प्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेसिडेंट देते हैं। तो जब प्रेसिडेंट आते हैं तो बेसिकली हमारा टास्क था कि जब प्रेसिडेंट वहाँ पर होते हैं और फ्लैग होस्टिंग वगैरह होता है, जो भी इस तरह कार्यक्रम में, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइम स्लॉट होता है, हमको वहाँ पर फ्लाई करके, जब मैं हेलीकॉप्टर वाला था तो फुल बरसाने का काम होता है, जैसे 26 जनवरी में होता है उसी तरह का। तो उसमें क्या हुआ था कि और अदर एयरक्राफ्ट भी थे, फाइटर भी थे, ट्रांसपोर्ट भी थे, तो सबका अलग अलग टाइम स्लॉट होता था। तो हम पिछले 8-10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें फॉर्मेशन में 5 एयरक्राफ्ट थे। मैं पहले एयरक्राफ्ट में कमांडिंग ऑफिसर थे जो हमारे, उनके साथ में था। तो वो फॉर्मेशन ऐसा होता है कि जब फर्स्ट एक एयरक्राफ्ट, फिर 2 ऐसे साइड में, फिर ऐसे 2, ठीक है, ऐसे 5 एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन होता है। तो टारगेट ऑन टाइम, टीओटी बोलते हैं, फिक्स टीओटी होता है। तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, 1-2-3 सेकंड का ही वेरिएशन परमिटेड होता है, क्योंकि अगर आपका कुछ टाइम का वेरिएशन आ गया, जो अदर फॉर्मेशन है उनका सब गड़बड़ हो जाएगा हिसाब, क्योंकि फाइटर्स हैं, बहुत हाई स्पीड वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो उसमें जब हम जोधपुर के ऊपर आ रहे थे फ्लाई करके, तो एटीसी ने कमांड दिया कि अबॉर्ट। अब हम रीजन तो हमको पता नहीं कि मतलब क्यों अबॉर्ट कर रहा है, तो उसने कमांड दिया अबॉर्ट, मतलब अबॉर्ट करना है। तो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, अब पता नहीं उनसे गलती क्या हुई, अदरवाइज नियम के हिसाब से तो 1-2-3 सेकंड का होता है कि अबॉर्ट भी उनको कमांड देना होता है। जैसे उसने अबॉर्ट बोल दिया तो ये पूरे फॉर्मेशन के लिए बोलेंगे अबॉर्टिंग अबॉर्टिंग नाउ, तब आए राइट टर्न करेंगे।
लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने एकदम से राइट टर्न कर लिया। लकीली जो हमारे राइट साइड में जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई फ्लाई लेफ्टिनेंट तिवारी थे, बहुत यंग एज, जैसे हमारे शुभम सर हैं उस एज के लगभग वो पायलट थे, बहुत मतलब हम लोग के 4-5 साल सर्विस की हुई थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। उनके फादर भी एयरमैन थे, एयरफोर्स फैमिली से ही बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने एयरक्राफ्ट को ऊपर उठा लिया। कलेक्टिव बोलते हैं, कलेक्टिव आप जैसे ऊपर करोगे एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ जाएगा। तो अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो आई थिंक वो बाकी और एयरक्राफ्ट जो भी है 2 एयरक्राफ्ट वहाँ कोलाइड हो गए होते और शायद हमारी हड्डियाँ भी शायद नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड मतलब 250 की स्पीड में, और वो भी ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थे, मतलब 100 मीटर के आसपास, तो कुछ मिलता नहीं। तो उसके बाद क्या हो गया कि सर अब इसमें साइंस कहाँ पर है, बेसिकली अब साइंस की बात आएगी, टाइम कैलकुलेशन वगैरह एवरीथिंग इसमें साइंस का हो या मैथ का हो, सब कुछ इसमें कंबाइंड है। अच्छा, उसके बाद सर टोटली साइलेंट हम वापस मुड़ गए, जोधपुर चले गए। रास्ते में कोई किसी से कोई बात नहीं किया एक्सेप्ट जो नेसेसरी कॉल्स आउटसाइड से आ रही है वो। वहाँ पे फिर यूनिट में गए तो जैसे एयरक्राफ्ट सब स्विच ऑफ हुए तो कमांडिंग ऑफिसर बोले भाई सभी लोग ब्रीफिंग रूम में आ जाइए। तो ब्रीफिंग रूम में गए तो सबसे पहले उन्होंने बोला टुडे वी ऑल आर टुगेदर हियर बिकॉज ऑफ फ्लाई लेफ्टिनेंट तिवारी, थैंक यू तिवारी वेरी मच, ऐसे करके उन्होंने अपना वो बोलना शुरू किया। कहने का मतलब उन्होंने अपनी मतलब मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, है ना। तो बेसिकली हमारा रिबर्थ ही था, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स का ही फर्क गया होगा, है ना सर, क्योंकि इतने हाई स्पीड में अगर कोई एयरक्राफ्ट टकराए तो मेरे को लगता नहीं कि एयरक्राफ्ट तो खैर जाएगा। देवी नाराज हो गई हमारी यह साइंस है? नहीं सर, ये पूरा साइंस ही है। हाँ बताइए। उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है पहले ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी मानी जाती थी, क्योंकि ज्यादातर हमारे यंग बच्चे फौज में थे तो भेजा करते थे मनी ऑर्डर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टूरिज्म डेवलप हुआ वहाँ पे लोगों की आवाजाही बढ़ी तो सड़कों का निर्माण करना, गेस्ट हाउसेज रेस्ट हाउसेज काफी बने। इससे कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई और वो प्राकृतिक आपदा के रूप में समय समय पे हमें दिखाई देती है। पहले बादल फटने की घटनाएं घटती थी, लेकिन अब लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सड़कें चौड़ी कर दी। जैसे अभी पीछे कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ये कह रहे थे कि जो ये केदारनाथ तक जो सड़क जारी है उसका चौड़ीकरण प्रकृति के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ रहा है। चलिए, लेकिन ये सब चीजें डेवलपमेंट का पार्ट हैं, तो अब सर एक कोई इसको प्रश्न है आपसे, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि कंक्लूड नहीं था, मेरा एक प्रश्न है आपसे ही, मतलब आपने कहा जैसे टिहरी डैम आपके उधर पहाड़ में बनाया गया, और मैं कल ही देख रहा था लकीली न्यूज़ को, टिहरी डैम में इतना पानी है कि वो 9 मिनट में तो ऋषिकेश को, 12 मिनट में आपके नीचे आके मेरठ को घंटों में डूबेगा, और दिल्ली तक इसका इफेक्ट आएगा। इसके ऊपर क्या है, मतलब ये हमारे लिए फ्रूटफुल है या आगे हमारे लिए क्या रहेगा, मतलब इसका जायज़पन लगता है इसका इस तरीके से? देखो, आपका बड़ा जेन्युइन और काफी यानी जवाब है तो प्रश्न है। उस समय जब बनना था बड़े रिवोल्ट भी हो रहे थे। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। मैंने जो ग्रेजुएशन किया टिहरी से ही किया था, जो प्रताप इंटर कॉलेज था वहीं से मैंने यानी इंटरमीडिएट किया, फिर वहाँ जो स्वामी रामतीर्थ कॉलेज है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैं देहरादून में था। तो वो छोटी मोटी झील नहीं है, 37 स्क्वायर किलोमीटर का लेक है और काफ़ी यानी पानी उसमें है, और जैसे ये बोल रहे हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से यानी डेवलप किया गया है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की हमारी आशंकाएं हैं, उसको एक किस्म से सेडिमेंट्री डैम बनाया गया। वो आरसीसी की वॉल नहीं है, वॉल हमारे सामने बनी है, टनल हमारे सामने हमने देखे, उसमें यानी मल्टी लेयर किया गया है। जैसे सैंड है, उसके ऊपर पेबल है, उसके ऊपर सोयल है, मतलब मल्टी लेयर उसको, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि डायमंड है रॉक्स में, तो डायमंड आरसीसी को काटता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डैम है और दिल्ली तक आपकी बिजली आ रही है। विनाश और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं नॉर्मली, लेकिन होपफुली टिहरी डैम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और आज तो वो अभी आपने देखा होगा जो नेशनल गेम हुए हैं, तो वो जो लेक है वहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स सारे हुए हैं। अब जो मैं यानी अंडमान निकोबार में जाके करता था, अब मैं वो टिहरी में जाके कर रहा हूँ। तो देखो दोनों चीजें, लेकिन साथ में वी कैन नॉट क्लोज द आईज टू डेवलपमेंट। हमको डेवलपमेंट भी करना है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, हमें एजुकेशन भी देना है। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब यही है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और देखें कि कौन सी चीज ह्यूमैनिटी के फेवर में है। अब जैसे ललित जी बोल रहे थे
तो ठीक है, गवर्नमेंट का ये भी था कि भाई हमारा चाइना बॉर्डर पड़ता है, हमको वहाँ पे स्पेसियस रोड चाहिए जिससे कि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ जा पाएं, और ये पार्लियामेंट में भी ये बात हुई है। तो हमको मल्टी एंगल सोचना है, लेकिन जहाँ तक हम टीचर्स की बात है तो हम बच्चों के अंदर यानी विज्ञान के प्रति एक यानी उत्साह उनका बढ़े, हम उनको तार्किकता से सोचना सिखाएं, हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं, जिससे कि हमारी जो विज्ञान जो है हमारी लाइफ को और आसान बनाता है। और चाहे वो धार्मिक, जैसे सिद्धि सर बोल रहे थे, चाहे वो धार्मिक मेले हों या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, उनमें भी हम अगर विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो हमारा धार्मिक जो कार्यक्रम है वो और अच्छा होता है और अच्छी तरह से हम उसको बनाते हैं। तो बहुत अच्छी चर्चा रही। अगर किसी के पास कोई और अच्छी कोई शेयरिंग हो या कोई बताना चाह रहा हो इस उपलक्ष्य में, तो हम उसके साथ उसको क्लोज करेंगे। अगर कोई शेयर करना चाहता हो, हमारे बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई अगर बताना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो, कोई विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान शिक्षक से संबंधित हो, विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित हो, या विज्ञान का कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो, या उन्होंने उनके घर में किसी बच्चे ने ही किया हो, तो शेयर करेगा कोई, एनीबडी। यदि हम देखें, हाँ जाल जी, खास करके जो आज पेरेंट्स है, हमारा जनरेशन पेरेंट्स में चुका है, इसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कि हमारा बच्चा ये करे, ये करे, ये करे। जिस समय डॉक्टर सीवी रमन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जिस समय इन्होंने लाइट के ऊपर काम किया था, तो लोगों को लग रहा होगा ये खेल रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन उस खेल में इतना बड़ा रिसर्च हो जाता है कि नोबेल प्राइज देने को लोग मजबूर हो जाते हैं, और आज हम उनको बड़े सम्मान से देख रहे हैं। तो हम ये साइंस के पीछे ना जाए, हम जहाँ पर भी जो भी हमारा रिसोर्स है उससे यूटिलाइज करके हम साइंस को वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे ना जाए, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और साइंस को यहीं हम क्रिएट करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, जोरदार तरीके से इन्होंने रखा कि साइंस को कहीं लेबोरेटरी में या किसी बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में चेंज करने की जरूरत नहीं, हर जगह साइंस है, और हम उसमें यानी अपना इंटरेस्ट लें, अपनी रुचि बढ़ाएं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के अंदर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का है या कॉमर्स का है, और साइंस का बच्चा तो है ही, और अपने अंदर भी थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट लाइए, जिससे कि हमारी लाइफ और आसान हो, और जो अभी हमारा विकसित भारत का यानी 2047 तक हमारे विकसित भारत में विज्ञान जो है वो सबसे बड़ा यानी जो वह है रोल प्ले करेगा। तो इसी आशा के साथ हम इस चर्चा का क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल, और रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।